हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद क्रेट पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम के प्रश्नोत्तरी में आप लोगों का स्वागत है। और इस पर हम लोगों ने बहुत सारी प्रश्नोत्तरियां की हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। वहां से जाकर के आप उस प्रश्नोत्तरी को देख सकते हैं। यदि आप हमारे प्लेलिस्ट में जाते हैं तो यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद पीएचडी न्यूज की एक प्लेलिस्ट है, उसमें ये सभी प्रश्नोत्तरियां आपको एक जगह मिल जाएंगी, वहां से भी आप देख सकते हैं। आज की प्रश्नोत्तरी का हमारा पहला प्रश्न रहेगा कबीर का नारी विषयक दृष्टिकोण। और हम यही कोशिश करते हैं कि जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके पेपर में आ सकते हैं उस पर ही प्रश्नोत्तरी करें। तो कुछ ऐसा ही प्रश्न है, आप लोग देखिए। तो कबीर का नारी विषयक दृष्टिकोण उनके समग्र सामाजिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण का एक महत्वपूर्ण पहलू है। उन्होंने समाज की कई रूढ़िवादी मान्यताओं और भेदभावों पर प्रहार किया और उनका नारी विषयक दृष्टिकोण भी इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है। कबीर ने नारी के प्रति समाज में व्याप्त कई मिथकों और भ्रांतियों की आलोचना की। उनकी रचनाओं में नारी को कभी मोह माया और संसार का प्रतीक माना गया है, तो कभी माया भ्रम और सांसारिक बंधनों के रूप में दर्शाया गया है। वे इस विचार के विरोधी थे कि नारी केवल भोग्या है या माया के रूप में बंधन का कारण है। कबीर ने सामाजिक दृष्टिकोण से भी नारी की आलोचना की है, जहां उन्होंने देखा कि नारी को निम्न और दोयम दर्जे का माना जाता था। वे इस विचारधारा के विरोधी थे और मानते थे कि माया और मोह के बंधन से मुक्त होकर व्यक्ति को ईश्वर के प्रति समर्पित होना चाहिए, चाहे वह पुरुष हो या नारी। उनके कुछ दोहों में नारी को समाज के दोषपूर्ण दृष्टिकोण से देखने की प्रवृत्ति पर प्रहार किया गया है। उदाहरण के लिए, नारी की झाई परत अंधा होत भुजंग, कबीर तिनकी कौन गिन जो नित नारी के संग। इस दोहे में कबीर का यह कहना चाहते हैं कि यदि किसी नारी को देखने मात्र से व्यक्ति अंधा हो जाता है तो वे लोग जो नारी के साथ जीवन बिताते हैं उनका क्या होगा। इस प्रकार यह समाज के पाखंड पर एक तीखा व्यंग है। देखिए, कबीरदास मतलब स्वयं ही एक स्त्री के रूप में ईश्वर का आध्यात्म या उनका तत्व ज्ञान में लीन होते हैं। जैसे कि ये राम के लिए कहते हैं कि दुल्हन गावो मंगलाचार, हमारे घर आए राजा राम भरतार। तो ये खुद एक नारी के रूप में उनका गुणगान कर रहे हैं और उनका आराधना कर रहे हैं। कबीर का यह दृष्टिकोण तात्कालिक समाज में नारी के प्रति प्रतिसत्तात्मक और नकारात्मक दृष्टिकोण की आलोचना करता है और यह दर्शाता है कि वे नारी को भी आध्यात्मिक मुक्ति के योग्य मानते थे। तो कबीर का नारी विषयक दृष्टिकोण की जो प्रश्नोत्तरी थे वो हो गई। अब अगली हमारी प्रश्नोत्तरी है छायावाद की प्रवृत्तियां। देखिए, छायावाद की क्या प्रवृत्तियां थी, छायावाद की क्या विशेषताएं थी, छायावाद से आप क्या समझते हैं। इन सब चीज़ों से यदि प्रश्न बनते हैं तो आप इसको लिख सकते हैं। तो छायावाद हिंदी साहित्य का एक महत्वपूर्ण काव्य आंदोलन है जो मुख्यतः 1918 से 1936 के बीच उभरा। ये 1920 भी कभी कभी कुछ विद्वानों ने माना है, तो इसको ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, जो आप लिख दीजिए दोनों सही है। यह आधुनिक हिंदी कविता की एक भाव प्रवण शैली है जिसमें व्यक्तिवादी चेतना, प्रकृति, प्रेम, रहस्यवाद और सौंदर्य की प्रधानता होती है। छायावादी काव्य परंपरागत हिंदी काव्य से भिन्न है और उसमें कई नई प्रवृत्तियों का विकास हुआ है। छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियां निम्नलिखित हैं। पहला हो जाएगा व्यक्तिवाद। छायावादी काव्य में कवि के व्यक्तिगत अनुभव, भावनाओं और विचारों की प्रधानता होती है। इस प्रवृत्ति में आत्मा की आंतरिक संवेदनाओं,
और मानवीय अनुभूतियों को केंद्र में रखा जाता है। कवि अपने मन के गहरे अनुभवों और अंतर्द्वंदों को काव्य के माध्यम से व्यक्त करता है। महादेवी वर्मा के काव्य में यह व्यक्तिवाद विशेष रूप से देखा जा सकता है। दूसरा है प्रकृति का मानवीकरण। छायावादी कवियों ने प्रकृति को अपने भावों और संवेदनाओं के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया है। प्रकृति को न केवल एक बाहरी दृश्य के रूप में देखा, बल्कि उसे कवि के अंतर जगत के साथ जोड़ा गया। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और जयशंकर प्रसाद की कविताओं में प्रकृति के विभिन्न रूपों के मानवीकरण और अनेक उदाहरण मिलते हैं। अगली हेडिंग हो जाएगी प्रेम और सौंदर्य। ये छायावाद की प्रवृत्ति है, प्रेम और सौंदर्य। प्रेम छायावादी कविता का एक केंद्रीय विषय है। यह प्रेम सामान्य रूप से आध्यात्मिक और आदर्शवादी होता है। इसमें लौकिक प्रेम से अधिक अलौकिक प्रेम का चित्रण किया गया है। प्रेम और सौंदर्य की यह अवधारणा कबीर और मीरा की भक्ति भावना से प्रभावित दिखती है, परंतु इसे एक नए आधुनिक रूप में प्रस्तुत किया गया है। अगला हो जाएगा रहस्यवाद। तो देखिए, छायावाद में रहस्यवाद की भी प्रमुख भूमिका रही है। कवियों ने ईश्वर, आत्मा और जीवन मृत्यु जैसे गूढ़ प्रश्नों पर चिंतन किया है। इस प्रवृत्ति में जीवन के परम सत्य और उसके रहस्यों को जानने की जिज्ञासा दिखती है। यह प्रवृत्ति विशेष रूप से जयशंकर प्रसाद और सुमित्रा नंदन पंत के काव्य में मिलती है। आदर्शवाद। छायावादी कविता में आदर्शवादी दृष्टिकोण प्रमुख रूप से विद्यमान है। इसमें कवि जीवन की कठिनाइयों और त्रासदियों से ऊपर उठकर एक आदर्श संसार की कल्पना करते हैं। यह आदर्श न केवल प्रेम और सौंदर्य में, बल्कि समाज के प्रति कर्तव्य और मानवीय मूल्यों में भी झलकता है। स्वतंत्रता और विद्रोह की भावना। छायावादी कवियों ने व्यक्ति की स्वतंत्रता, स्वतंत्र विचारधारा और सामाजिक बंधनों के प्रति विद्रोह की भावना को भी प्रस्तुत किया। यह प्रवृत्ति स्वतंत्रता संग्राम के समय की मानसिकता से प्रभावित थी। निराला और प्रसाद की कविताओं में यह विद्रोह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। मानवतावाद। छायावाद में मानवतावाद की भावना भी दृष्टिगोचर होती है। छायावादी कवि मानव जीवन और उनके संघर्षों के प्रति संवेदनशील थे। उनकी कविता में मानव जीवन के महत्व, मानवीय मूल्यों और संघर्षों का चित्रण मिलता है। इन प्रवृत्तियों के कारण छायावाद हिंदी साहित्य में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ, जिसने कविता की भाषा, शैली और दृष्टिकोण को नया आयाम दिया। तो ये छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं, और आप लोग कोशिश करिए कि इसको जरूर, इसकी हेडिंग तो जरूर याद कर लीजिए कि मानवतावाद था, स्वतंत्रता और विद्रोह की भावना थी, आदर्शवाद था, रहस्यवाद था, उसके बाद प्रेम और सौंदर्य, उसके बाद प्रकृति का मानवीकरण और व्यक्तिवाद। ये सभी हेडिंग अगर आपके जहन में रहेंगे तो आप लोग एक अच्छा खासा उत्तर लिख सकते हैं। अगला हो जाएगा रीतिकाल की प्रमुख विशेषता। देखिए, रीतिकाल की विशेषताओं से क्वेश्चन बनेंगे, तो आप इसको जरूर लिखें कि रीतिकाल हिंदी साहित्य का वह कालखंड है जो मुख्यतः 17वीं से 18वीं शताब्दी के बीच फैला हुआ है। इसे रीति का श्रृंगार काल भी कहा जाता है, क्योंकि इस समय की कविताओं में रीति और श्रृंगार प्रेम की प्रधानता होती है। देखिए, 18वीं शताब्दी है तो ये पीक पॉइंट था, बाकी उधर से 19वीं शताब्दी तक जाते जाते ज़्यादातर क्रांतियाँ हुई और 1857 की क्रांति और उसके बाद से धीरे धीरे आधुनिकता की तरफ बढ़ता गया। तो एग्जैक्ट डेट भी नहीं रहेगी, जैसे जब शताब्दियाँ दी जाती हैं तो उसमें 15वीं 16वीं उत्तरार्ध मध्य ये सब चीज़ें लिख करके काम चलाया जा सकता है, जब एग्जैक्ट कुछ मालूम ना हो। इस युग की कविताएं राजा महाराजाओं के दरबारों में लिखी गईं
और इसमें राज दरबारों के वातावरण, नायिका भेद, श्रृंगार रस, अलंकारों का अत्यधिक प्रयोग देखने को मिलता है। रीतिकाल की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला हो जाएगा नायिका भेद और श्रृंगार रस की प्रधानता। तो रीतिकालीन कवियों ने विशेष रूप से नायिका भेद और श्रृंगार रस का सूक्ष्म चित्रण किया। नायिका के विभिन्न रूपों, अवस्थाओं और मनोदशाओं का विस्तार से वर्णन मिलता है। इस समय की कविताओं में संयोग श्रृंगार, मिलन और वियोग श्रृंगार विरह को प्रमुखता दी गई है। नायिका के शारीरिक सौंदर्य, प्रेम, मिलन और वियोग पर अत्यधिक वर्णन हुआ है। दूसरा है काव्य शास्त्र और रीति पर आधारित कविता। रीतिकाल में कविता का एक प्रमुख उद्देश्य काव्य शास्त्र के नियमों का पालन करना था। अलंकार, रस और नायिका भेद का व्यवस्थित और शास्त्रीय ढंग से प्रयोग किया गया। इस युग में कवियों ने काव्य शास्त्र के सिद्धांतों का प्रयोग कर कविताएं लिखी, इसलिए इसे रीति शैली पर आधारित काव्य कहा जाता है। अगली हेडिंग हो जाएगी दरबारी संस्कृति का प्रभाव। तो रीतिकालीन कवियों का अधिकांश समय राज दरबारों में बीता और इस कारण इनकी कविता में दरबारी जीवन, विलासिता और ऐश्वर्य का चित्रण हुआ। राजाओं, महाराजाओं, दरबारों के भव्य जीवन को प्रमुखता दी गई और कविताओं में इस जीवन के आनंद और विलासिता का गुणगान हुआ। राजाओं के प्रति प्रशंसा और समर्पण की भावना से भी कविताएं लिखी गईं। अगली हेडिंग हो जाएगी अलंकारों का अत्यधिक प्रयोग। रीतिकालीन कवियों ने अलंकारों का अत्यधिक और प्रभावशाली प्रयोग किया। विशेष रूप से उपमा, रूपक, अनुप्रास और अन्य अलंकारों का व्यापक प्रयोग किया गया। कविताएं अलंकारिक सौंदर्य से भरपूर होती थीं और कवि अलंकारों का प्रयोग कर अपनी काव्य कला का प्रदर्शन करते थे। प्रकृति और सौंदर्य का चित्रण। रीतिकाल की कविताओं में प्रकृति और नारी सौंदर्य का गहन चित्रण हुआ है। कवियों ने नायिका के सौंदर्य को प्राकृतिक तत्वों के साथ तुलना करते हुए प्रस्तुत किया। नायिका के रूप, यौवन, चाल ढाल और भाव भंगिमा का बारीकी से चित्रण मिलता है। अगली हेडिंग हो जाएगी नायक नायिका संबंध। रीतिकाल की एक महत्वपूर्ण विशेषता नायक नायिका के संबंधों का वर्णन है। इसमें प्रेम के विभिन्न रूपों जैसे संयोग, वियोग, मिलन और विरह को प्रमुखता दी गई। नायिका के विभिन्न रूपों जैसे स्वाधीन पतिका, मुग्धा, पोषित पतिका और खंडिता का वर्णन विस्तार से मिलता है। नैतिकता का अभाव। रीतिकाल में नैतिकता और समाज सुधार की दिशा में कविताएं कम लिखी गईं। इसमें भोगवादी दृष्टिकोण और जीवन की विलासितापूर्ण प्रवृत्तियां अधिक दिखाई देती हैं। इस समय की कविताओं में नैतिक मूल्यों का विशेष स्थान नहीं था और श्रृंगार रस का खुला चित्रण किया गया। भक्ति और नीति काव्य की सीमितता। रीतिकाल में भक्ति काव्य और नीति काव्य की प्रधानता बहुत कम हो गई है। यद्यपि कुछ कवियों ने नीतिपरक कविताएं भी लिखी, परंतु इस युग की मुख्य प्रवृत्ति श्रृंगार, प्रेम और सौंदर्य का चित्रण ही रहा। रीतिकाल की प्रमुख कवियों में बिहारी, केशव, भिखारी, भूषण, मतिराम जैसे कवि शामिल हुए, जिन्होंने श्रृंगार, नायिका भेद, अलंकारों से समृद्ध रचनाएं प्रस्तुत की। तो ये थी रीतिकालीन की प्रमुख प्रवृत्तियां। अब हमारा अगला प्रश्न रहेगा आलवार और नैनार क्या था। देखिए, इस पे प्रश्न बन सकता है और आप देख लीजिए। बाकी आप जानते तो होंगे ही कि आलवार कौन थे, नैनार कौन थे। एक लिखने का सीक्वेंस देख लीजिए किस तरह से लिखना है। तो आलवार और नैनार दक्षिण भारत की भक्ति परंपराओं से जुड़े संत थे, जिन्होंने विशेष रूप से वैष्णव और शैव धर्म के प्रति गहरी भक्ति का प्रचार किया। दोनों ही समूहों ने 6वीं से 9वीं शताब्दी के बीच भक्ति आंदोलन को मजबूत किया, जो बाद में पूरे भारत में फैल गया। आलवारों को देख लेते हैं। तो आलवार संतों का समूह मुख्यतः तमिलनाडु के वैष्णव परंपरा से संबंधित था। ये विष्णु के उपासक थे और अपने भक्ति गीतों में विष्णु की स्तुति करते थे। आलवार का शाब्दिक अर्थ है डूबे हुए या समर्पित, जिसका मतलब
उन संतों से है जो पूरी तरह से विष्णु की भक्ति में लीन थे। इसकी जो मुख्य विशेषताएं हैं आलवारों की, वो ये कि ये संत विष्णु के प्रति भक्ति की भावना को बढ़ावा देते थे और समाज में धार्मिक समता तथा प्रेम का प्रचार करते थे। आलवार संतों ने तमिल भाषा में भक्ति के से परिपूर्ण गीतों की रचना की, जो नालियार दिव्य प्रबंधम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस ग्रंथ में वैष्णव धर्म के अत्यधिक महत्व दिया जाता है। इन संतों की भक्ति सगुण भक्ति भगवान के साकार रूप की पूजा पर आधारित थी। प्रमुख आलवार संतों में नम्मलवार, अंडाल, पेरियालवार, कुलशेखरालवार जैसे संत शामिल हैं। अब नैनार, तो देखिए नैनार जो थे वो शैव परंपरा से जुड़े थे, जो भगवान शिव के प्रति गहन भक्ति करते थे। नैनार शब्द का अर्थ होता है स्वामी या गुरु। ये संत दक्षिण भारत विशेषकर तमिलनाडु में शिव की भक्ति करते थे। इनकी मुख्य विशेषताएं जो हैं वो ये कि नैनार संतों ने भगवान शिव को सर्वोच्च ईश्वर के रूप में पूजा और उनकी भक्ति में अपने जीवन को समर्पित कर दिया। इन्होंने शिव को समाज में व्यापक रूप में फैलाया और जाति पाति या किसी अन्य सामाजिक भेदभाव को नकारा। इनकी रचनाएं तेवरम और तिरुवाचकम के रूप में संकलित की गई, जिसमें शिव की महिमा का गुणगान किया गया। प्रमुख नैनार संतों में तिरुनावुलकर अपर, तिरुज्ञान संबंदर, सुंडरार और करी कलाम्य यार प्रमुख थे। नाम ही इतना टेढ़ा मेढ़ा है। अब दोनों में समानताएं देख लेते हैं। दोनों ही समूहों ने भक्ति आंदोलन को प्रोत्साहित किया और धार्मिक अनुष्ठानों में सामाजिक भेदभाव का विरोध किया। आलवार और नैनार संतों की भक्ति भावनाएं व्यक्तिगत ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण पर आधारित थीं। इन्होंने अपने देवताओं विष्णु और शिव की स्तुति में तमिल भाषा का उपयोग किया, जिसमें दक्षिण भारत में भक्ति साहित्य का बड़ा विकास हुआ। इस प्रकार आलवार और नैनार दोनों ही दक्षिण भारतीय भक्ति आंदोलन के महान संत थे, जिन्होंने अपने अपने ईश्वर की भक्ति के गहरे धार्मिक और सामाजिक सुधारों का प्रचार प्रसार किया। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों का वर्णन कीजिए। तो आइए हम लोग देख लेते हैं आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां क्या थीं। तो देखिए, आदिकाल हिंदी साहित्य का प्रारंभिक काल है, जिसे वीरगाथा काल के नाम से भी जाना जाता है। यह काल 10वीं से 14वीं शताब्दी तक फैला हुआ था। इस समय की कविता में वीरता, शौर्य और राजाओं की प्रशंसा के भाव प्रमुखता से देखने को मिलते हैं। आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां निम्नलिखित हैं। वीरगाथा प्रधान काव्य। इस काल की प्रमुख विशेषता वीरगाथा काव्य है, जिसमें राजाओं, योद्धाओं और उनके शौर्य का गुणगान किया गया है। कवियों ने अपने संरक्षकों के युद्धों, वीरता, बलिदान और उनके राजकीय कार्यों का महिमा मंडन किया। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई द्वारा रचित इस काल का प्रमुख ग्रंथ है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान के जीवन और उनके शौर्य का वर्णन मिलता है। काव्य में युद्ध और संघर्ष के चित्रण को प्रमुखता दी गई और कवियों ने राजाओं के पराक्रम को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया। अगला है धार्मिक और नैतिक प्रवृत्तियां। तो आदिकालीन काव्य में धार्मिक और नैतिकता की प्रधानता भी देखी जाती है। इस समय के कवियों ने धर्म और धार्मिक अनुष्ठानों को भी महत्व दिया। विशेषकर जैन कवियों ने जैन धर्म के आदर्शों और सिद्धांतों का प्रचार किया। इनमें नैतिकता और अहिंसा और सच्चाई के मूल्यों का वर्णन किया। इस समय के कई ग्रंथ जैन और बौद्ध धर्म से प्रभावित थे और उनका साहित्यिक योगदान इस काल में उल्लेखनीय है। सामंती समाज का प्रतिबिंब। तो देखिए, आदिकालीन साहित्य में सामंती समाज और उसकी संरचना का स्पष्ट चित्रण मिलता है। इस काल की कविताओं में राजा, राजकुमार, रानी
और राजाओं के दरबार से जुड़े सामंतों की जीवन शैली और संघर्ष का वर्णन मिलता है। कवियों ने राजा महाराजाओं के प्रति अपनी निष्ठा समर्पण व्यक्त करते हुए उनकी वीरता और दानशीलता का गुणगान किया। स्त्रियों का चित्रण। तो आदिकालीन काव्य में स्त्रियों का चित्रण भी प्रमुख रूप से मिलता है। कवियों ने स्त्रियों के सौंदर्य, प्रेम और उनकी पतिव्रता धर्म की प्रशंसा की। रानियां और वीरांगनाएं काव्य का मुख्य विषय होती थीं, जिसका चित्रण साहसिक और प्रेरणादायक होता था। राजा पृथ्वीराज की पत्नी संयोगिता और अन्य वीरांगनाओं के प्रसंग विशेष रूप से वीर गाथाओं में वर्णित हैं। लोकप्रिय भाषा और शैली। तो इस काल की रचनाएं मुख्य रूप से अपभ्रंश, अवहट्ट और प्राचीन हिंदी भाषाओं में लिखी गईं। कवियों ने अपनी रचनाओं में उस समय प्रचलित लोक भाषाओं का उपयोग किया ताकि जनमानस तक अपनी रचनाओं को पहुंचा सकें। इस समय की कविता में भाषा सरल और भाव प्रधान थी, जो वीरता और शौर्य को प्रभावी ढंग से व्यक्त करने के लिए उपयुक्त थी। अगली हेडिंग हो जाएगी प्राकृत और अपभ्रंश साहित्य का प्रभाव। आदिकालीन साहित्य पर प्राकृत और अपभ्रंश का गहरा प्रभाव था। जैन और बौद्ध धर्म से जुड़े साहित्यकारों ने प्राकृत और अपभ्रंश में अनेक रचनाएं की, जो इस काल में साहित्यिक स्वरूप को निर्धारित करती है। राजस्थानी और ब्रज भाषाओं का भी इस काल में महत्वपूर्ण योगदान रहा। इतिहास और लोक कथाओं का मिश्रण। आदिकालीन काव्य में ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन लोक कथाओं और कल्पनाओं के साथ मिलाकर किया गया। कवियों ने ऐतिहासिक राजाओं, योद्धाओं के जीवन को महिमा मंडित कर दिया, जिसमें कई घटनाएं अतिरेक रूप में प्रस्तुत की गईं। उदाहरण के लिए पृथ्वीराज रासो जैसे ग्रंथ में पृथ्वीराज चौहान के जीवन और युद्धों के वर्णन ऐतिहासिक तथ्यों से अलग होकर अधिक कल्पनाशील बन गया। श्रृंगार और वीर रस की प्रधानता। ये भी एक प्रमुख प्रवृत्ति है कि आदिकालीन कविताओं में मुख्य रूप से वीर रस प्रमुख प्रयोग हुआ, लेकिन श्रृंगार रस का भी स्थान रहा। वीर रस के योद्धाओं की वीरता और साहस का चित्रण हुआ, वहीं श्रृंगार रस में प्रेम और सौंदर्य का चित्रण किया गया। विशेषकर नायिका भेद, नायक नायिका के प्रेम संबंध और उनके सौंदर्य का चित्रण इस काल में मिलता है। जाति और धार्मिक संघर्ष का चित्रण। इस काल में जाति और धार्मिक संघर्षों का भी चित्रण देखने को मिलता है। खासकर मुस्लिम आक्रमणों और हिंदू मुस्लिम संघर्षों का वर्णन काव्य में किया गया। राजाओं द्वारा अपनी भूमि, धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए किए गए संघर्षों को वीरतापूर्वक दर्शाया गया। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि आदिकालीन की प्रवृत्तियों में वीरता, शौर्य, धार्मिकता, सामंती जीवन और नायिका भेद की प्रधानता थी। इस काल की कविताएं राज दरबारों में चारों ओर घूमती थीं और इसमें वीरगाथा काव्य शैली का विकास हुआ। अगली हेडिंग हो जाएगी टी.एस. इलियट का निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत। और देखिए, इलियट का जो निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत है, ये बहुत फेमस सिद्धांत था और इससे प्रश्न आपके आ सकते हैं। तो टी.एस. इलियट का निर्व्यक्तिकता से सिद्धांत उसकी महत्वपूर्ण आलोचनात्मक धारणाओं में से एक है, जिसे उन्होंने अपने निबंध में प्रस्तुत किया था। इस सिद्धांत के माध्यम से इलियट ने कविता के निर्माण और कवि की भूमिका के बारे में अपने विचारों को स्पष्ट किया था। निर्व्यक्तिकता के सिद्धांत के मुख्य बिंदु। पहला हो जाएगा कविता में कवि की व्यक्तिगत भावनाओं का न होना। इलियट के अनुसार एक अच्छी कविता वह होती है जिसमें कवि की व्यक्तिगत भावनाओं और अनुभवों का स्थान नहीं होता है। इसका मतलब यह है कि कवि को भावनाएं नहीं होती, बल्कि वह अपने व्यक्तिगत अनुभवों और भावनाओं को कविता में से दूर रखता है। कवि की भूमिका मात्र एक माध्यम की होती है जो भावनाओं को वस्तुनिष्ठ रूप से प्रस्तुत करता है। कविता का उद्देश्य कवि की आत्मकथा नहीं, बल्कि एक सार्वभौमिक अनुभव को प्रस्तुत करना होता है।
कवि का काम रचनात्मक प्रक्रिया में प्रभावक की तरह होना। इलियट ने कविता के रचनात्मक प्रक्रिया को रासायनिक प्रतिक्रिया की तरह समझाया। इस दृष्टांत में कवि एक प्रभावक की तरह होता है जो प्रतिक्रिया को उत्पन्न करता है लेकिन स्वयं प्रतिक्रिया में शामिल नहीं होता है। जिस प्रकार प्लेटिनम अम्ल और ऑक्सीजन के बीच प्रतिक्रिया को उत्पन्न करता है लेकिन स्वयं अपरिवर्तित रहता है, उसी प्रकार कवि अपने व्यक्तिगत जीवन और भावनाओं को कविता में शामिल किए बिना एक रचनात्मक प्रक्रिया का हिस्सा होता है। अगली हेडिंग हो जाएगी परंपरा और व्यक्तिगत प्रतिभा का संबंध। इलियट के अनुसार एक कवि को अपनी कविता में परंपरा का ध्यान रखना चाहिए। परंपरा का अर्थ केवल अतीत के महान कवियों की नकल करना नहीं बल्कि उनके काम को समझना और उनकी श्रेष्ठताओं को आत्मसात करना है। कविता का मूल्य इस बात पर निर्भर करता है कि वह किस प्रकार से साहित्यिक परंपरा में अपना योगदान करती है। इलियट के अनुसार एक कवि को अतीत के साहित्य को आत्मसात करके कुछ नया और व्यक्तिगत रचना करना चाहिए। परंपरा और मौलिकता के बीच सामंजस्य स्थापित करना कवि के लिए आवश्यक है। वस्तुनिष्ठ सहसंबंध। इलियट का एक अन्य महत्वपूर्ण विचार वस्तुनिष्ठ सहसंबंध है, जिसका अर्थ है कि कविता में भावनाओं को व्यक्त करने के लिए बाहरी वस्तुओं, घटनाओं या प्रतीकों का उपयोग किया जाना चाहिए। भावनाएं सीधे तौर पर व्यक्त न होकर उनके लिए उपयुक्त प्रतीकों या घटनाओं के माध्यम से व्यक्त की जानी चाहिए ताकि वे कवि के बजाय पाठक के मन में उत्पन्न हो। इसका उद्देश्य कविता को ज्यादा वस्तुनिष्ठ और सार्वभौमिक बनाना है ताकि वह पाठकों के लिए भी वैसा ही प्रभाव उत्पन्न कर सके जैसा कवि ने महसूस किया था। इलियट का निर्व्यक्तिकतावाद सिद्धांत क्यों महत्वपूर्ण है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए, व्यक्तिवाद के खिलाफ इस सिद्धांत में इलियट ने रोमांटिक कवियों के व्यक्तिवाद का विरोध किया, जिन्होंने अपनी कविताओं में भावनाओं और आत्म अभिव्यक्ति की प्रमुखता दी थी। इलियट ने इसके विपरीत कविता को निर्वैयक्तिक और वस्तुनिष्ठ बनाने पर जोर दिया। कविता का सार्वभौमिक उद्देश्य। इलियट के अनुसार कविता का उद्देश्य केवल कवि की आत्मकथा को व्यक्त करना नहीं बल्कि एक ऐसे अनुभव का निर्माण करना है जिससे पाठक भी अपनी भावना के साथ जोड़ सके। कविता का भावनात्मक प्रभाव कवि के जीवन से परे होना चाहिए। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि इलियट का निर्व्यक्तिकता सिद्धांत कविता और कवि के संबंध में पारंपरिक धारणाओं को चुनौती देना। यह सिद्धांत कविता को व्यक्तिगत भावनाओं से मुक्त रखकर उसे एक सार्वभौमिक और वस्तुनिष्ठ अनुभव के रूप में प्रस्तुत करने पर जोर देता है। इलियट का यह दृष्टिकोण आधुनिक कविता की आलोचना और रचना के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, औचित्य सिद्धांत। देखिए, औचित्य सिद्धांत जो है वो काव्य शास्त्र से संबंधित है, लेकिन ये प्रश्न बन सकते हैं जैसे ध्वनि सिद्धांत हो गया, औचित्य सिद्धांत हो गया या वक्रोक्ति सिद्धांत हो गया। ये सब आपके अति लघुत्तरी क्वेश्चन में आ सकते हैं। तो आइए हम देख लेते हैं औचित्य सिद्धांत क्या है। औचित्य सिद्धांत साहित्यिक आलोचना का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो इस बात पर बल देता है कि किसी साहित्यिक रचना में प्रयुक्त भाषा, भाव, शैली और विचार संदर्भ या परिस्थिति के अनुरूप होने चाहिए। इसका मूल उद्देश्य यह है कि रचना के विभिन्न तत्व अपने संदर्भ में सही और उपयुक्त हों। औचित्य सिद्धांत के मुख्य बिंदु। साहित्यिक उपयुक्तता। औचित्य सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि साहित्यिक रचना के प्रत्येक तत्व का अपने संदर्भ में उचित होना आवश्यक है। इसका मतलब है कि पात्रों की भाषा उसकी सोच और उनके कार्य समाज, वर्ग या स्थिति के अनुसार होने चाहिए जिसमें वे रहते हैं। उदाहरण के लिए, एक राजा का उच्च भाषा में बोलना स्वाभाविक है जबकि एक साधारण व्यक्ति का भाषा साधारण होनी चाहिए। संगठन और शैली का औचित्य। रचना की शैली और उसकी संरचना भी विषय वस्तु के अनुसार होनी चाहिए। यदि विषय गंभीर हो और भाषा, छंद और शब्दों का
चयन गंभीरता से होना चाहिए। अगर कोई हास्य रचना हो तो शैली और भाषा हल्की और सरल व्यंग्यात्मक होनी चाहिए। भाव और विचार का सामंजस्य। औचित्य सिद्धांत यह भी कहता है कि भावनाएं और विचार भी संदर्भ के अनुकूल होने चाहिए। किसी दुखांत घटना पर गहरी और संवेदनशील भावनाएं स्वाभाविक होती हैं, जबकि हास्य प्रसंगों पर हल्के और मनोरंजन के भाव होने चाहिए। इसका मतलब है कि साहित्यिक रचना का हर तत्व अपने स्थान और समय के अनुसार सही और उपयुक्त हो। चरित्र चित्रण की उपयुक्तता। किसी रचना में पात्रों का चित्रण उनकी सामाजिक स्थिति, व्यक्तित्व और परिस्थितियों के अनुसार होना चाहिए। उदाहरण के लिए, एक राजा का व्यवहार उसके पद के अनुकूल, जबकि एक किसान का व्यवहार उसके जीवन और सामाजिक स्थिति के अनुसार होना चाहिए। अगर किसी पात्र का चित्रण उसकी स्थिति के अनुकूल नहीं है तो यह औचित्य के विपरीत माना जाएगा। अगला हो जाएगा कला और नैतिकता का समन्वय। औचित्य सिद्धांत का एक अन्य पहलू यह है कि कला और नैतिकता में संतुलन होना चाहिए। रचना में किसी तरह का अत्यधिक अनैतिकता या अति आदर्शवाद नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे यथार्थ और नैतिकता के बीच संतुलन बनाए रखना चाहिए। प्रासंगिकता और उद्देश्य। साहित्यिक रचना में प्रस्तुत प्रतीक, बिंब और अलंकार आदि भी संदर्भ के अनुसार उपयुक्त होने चाहिए। किसी अलंकार का अनावश्यक या असंगत प्रयोग औचित्य सिद्धांत के विरुद्ध माना जाता है। हर प्रतीक, बिंब या अलंकार का एक निश्चित उद्देश्य होना चाहिए और यह उस विषय को अधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में सहायक होना चाहिए। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि औचित्य सिद्धांत साहित्यिक रचना के हर पहलू में संगत, अनुकूलता और उपयुक्तता पर बल देता है। इसके अनुसार किसी रचना के पात्र, भाषा, शैली, भाव और विचार सब उसी संदर्भ में और स्थिति के अनुसार होने चाहिए जिसमें वे प्रकट होते हैं। इस सिद्धांत का उद्देश्य रचना को अधिक यथार्थवादी, प्रभावशाली और स्वाभाविक बनाता है ताकि पाठक उस रचना को सही प्रकार से जुड़ सके उस रचना से। अब ये आज का अंतिम प्रश्न है, क्रोचे का अभिव्यंजनावाद। ये प्रश्न महत्वपूर्ण भी आपके लिए होगा और ये परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। तो आइए इसको हम लोग देख लेते हैं। और दोस्तों, एक प्रश्नोत्तरी और हम लोग करेंगे कल के लिए। इसके बाद से प्रश्नोत्तरियां बंद हो जाएंगी। परसों आपका पेपर है, आप लोग बढ़िया से पेपर दीजिएगा। एक 7-8 प्रश्नों का प्रश्नोत्तरी करेंगे जो कि महत्वपूर्ण टाइप के प्रश्न रहेंगे, जो लगेगा कि यहाँ पेपर में आ सकते हैं, तो उस पर हम लोग जरूर बात करेंगे। ज़्यादा नहीं, वही आधा घंटा या 35-40 मिनट की करें। क्रोचे एक प्रसिद्ध इतालवी दार्शनिक और साहित्यिक आलोचक थे जिन्होंने कला और साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनका सबसे प्रमुख साहित्यिक सिद्धांत अभिव्यंजनावाद है, जिसे उन्होंने अभिव्यक्ति का सिद्धांत के रूप में विकसित किया। क्रोचे का अभिव्यंजनावाद यह मानता है कि कला या साहित्य एक प्रकार की भावनाओं और विचारों की अभिव्यक्ति है। उनके अनुसार कला का मूल स्वभाव व्यक्ति की आंतरिक भावनाओं और विचारों को सटीक रूप से व्यक्त करने में निहित है। क्रोचे के अभिव्यंजनावाद सिद्धांत के मुख्य सिद्धांत। कला की अभिव्यक्ति। क्रोचे के अनुसार कला और साहित्य केवल किसी बाहरी वस्तु या दृश्य का पुनरुत्पादन नहीं है, बल्कि यह कलाकार या लेखक की आंतरिक भावना और विचारों की अभिव्यक्ति है। एक कलाकार या कवि अपने आंतरिक अनुभवों, भावनाओं और संवेदनाओं को कला के माध्यम से व्यक्त करता है। इस दृष्टिकोण से कला का उद्देश्य केवल सौंदर्य उत्पन्न करना नहीं, बल्कि यह एक मानसिक और भावनात्मक प्रक्रिया है जो व्यक्ति की
आंतरिक स्थिति को प्रकट करती है। कल्पना और भावना का संयोग। क्रोचे के अभ्यंजनावाद में कल्पना और भावना को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। उनके अनुसार कला में विचार और भावना समन्वय होता है। कलाकार या कवि अपनी कल्पना के माध्यम से अपने अनुभवों को एक विशेष रूप देता है और इस प्रक्रिया में उसकी भावनाएं उस रूप में ढल जाती हैं। कला केवल तर्क या विचारों का परिणाम नहीं होती, बल्कि यह भावनात्मक और मानसिक अनुभवों का प्रतिफल है। सौंदर्य और कला एक ही है। क्रोचे के अनुसार कला और सौंदर्य एक ही है। उनके अनुसार सौंदर्यबोध का अनुभव तभी होता है जब कलाकार अपने भावनात्मक अनुभवों को सफलतापूर्वक व्यक्त करता है। यह सौंदर्य उस अभिव्यक्ति की गुणवत्ता में निहित है, न कि किसी बाहरी रूप या नियम में। इस दृष्टिकोण से कला की गुणवत्ता को उसकी सटीकता और उसकी भावनात्मक गहराई के आधार पर मापा जाता है। अभिव्यक्ति और संचार। क्रोचे के अनुसार कला की सही परीक्षा यह है कि वह अपने विचारों और भावनाओं को किसी हद तक सटीक रूप में व्यक्त करती है। कला का मूल उद्देश्य भावनाओं का संचार करना नहीं है, बल्कि उन भावनाओं को स्पष्ट और सजीव रूप में व्यक्त करना है। वो सही बोला है कि उसको कम्युनिकेशन करना ही नहीं होता है, उसको सटीक रूप में जीवंतता के साथ व्यक्त करना ही है। कला का मूल्य इस बात पर निर्भर करता है कि वह कितनी प्रभावी और सटीक रूप से कलाकारों के विचारों और भावनाओं को व्यक्त कर पाती है। कला का स्वतः स्फूर्त स्वभाव। क्रोचे का मानना था कि कला की अभिव्यक्ति का स्वतः स्फूर्त होती है। कला किसी पूर्व निर्धारित योजना या तकनीकी कौशल का परिणाम नहीं होती, बल्कि यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया होती है जो कलाकार के अंदर स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होती है। इस दृष्टिकोण से कला में नियमों या तकनीकों का महत्व कम हो जाता है और कलाकार की आंतरिक प्रेरणा और सृजनात्मकता प्रमुख हो जाती है। तो ये था इसका क्रोचे का अभ्यंजनावाद। अगला है कला का नैतिकता से कोई संबंध नहीं। क्रोचे कहता है कि कला का नैतिकता से कोई संबंध नहीं है। उनका कहना था कि कला को नैतिकता या अनैतिकता मानकों से नहीं मापा जाना चाहिए। कला का उद्देश्य नैतिकता का पालन करना या किसी विशेष नैतिक संदेश को प्रेषित करना नहीं है, बल्कि यह व्यक्तियों की भावनाओं और विचारों की सच्ची अभिव्यक्ति है। ठीक है, निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि क्रोचे के अभ्यंजनावाद में कला को व्यक्तिवादी और अव्यक्तिपूर्ण दृष्टिकोण से देखा जाता है। उनके अनुसार कला की वास्तविकता उसकी अभिव्यक्ति में निहित होती है, न कि बाहरी रूप, नियम या नैतिकता में। कलाकार की आंतरिक भावनाएं और अनुभव ही उसकी कला का स्रोत होते हैं और यही कला की अच्छी पहचान होती है। तो दोस्तों, यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत धन्यवाद। हम लोग कल मिलेंगे आगे की प्रश्नोत्तरी में। तब तक के लिए नमस्कार और इसी तरह आप लोग जुड़े रहें।